चले जाओ काहिलो, चुपचाप अपने अपने घर जाओ। आज क्या कोई आम छुट्टी का दिन है जो यार त्योहार सा आनंद मना रहे हो? अरे बेवकूफों, क्या तुम इतनी सी बात भी नहीं जानते कि काम के दिन तुम जैसे कारीगरों को न पेशे के औजारों के बिना यूं राहों पर नहीं घूमना चाहिए। तू इधर आ, बोल बे, क्या काम करता है? श्रीमान प्रसन्न हो, मैं एक साधारण बढ़ई हूँ। बढ़ई हो तो बताओ, तुम्हारा चमड़े का लबादा और पैमाना कहाँ है? आज तुम अपने अच्छे से अच्छे कपड़े क्यों पहने हो? ए, तू बता क्या काम करता है? अरे श्रीमान, झूठ क्यों बोलूं? मैं तो अच्छे कारीगरों के सामने बस एक मामूली इतना चमारी हूँ। अरे करता क्या है वो सीधे सीधे नहीं बताता, इधर उधर की बात क्यों मारता है? जल्दी बोल। अरे श्रीमान, असली बात बताता हूँ, मैं तलों की मरम्मत करता हूँ। और सुनिए, मुझे अपने पेशे में कोई भी बुराई नजर नहीं आती श्रीमान। क्या कहा बस जुबान? क्या पैसा बताया? साफ साफ क्यों नहीं बताता, क्या काम करता है? अरे श्रीमान, कृपा करके मुझ पर गुस्सा मत होइए। यदि आप मुझ पर गुस्सा हुए ना, तब भी मैं आपकी मरम्मत करके ठीक कर दूंगा श्रीमान। क्या कहा हरामखोर? तेरी इतनी हिम्मत? आ मुझे ठीक कर। अरे श्रीमान, मेरा मतलब तो आपकी इन जूतियों से था श्रीमान। बड़ा आया मुझे ठीक करने वाला खोर। अच्छा, तो तू मोची है? हाँ श्रीमान, लगता है अब समझे हो आप। मैं तो एक साधारण मोची हूँ। मेरी रोजी तो सुतारी से ही चलती है। ना तो मैं किसी व्यापारी के मामले में पड़ता और ना ही मुझे किसी औरत से काम पड़ता। सही बात है। मेरी तो बस सुतारी है श्रीमान। झूठ की बोलूं, मैं तो जूते की चीर फाड़ करता हूँ। जो भी खतरे में पड़ जाती है ना श्रीमान, तब मैं होता हूँ उनका इलाज करने के लिए। जो भले आदमी आपकी तरह चमचमाते जूते पहनकर निकलते हैं ना, अरे उनके पाँव को घेर कर मेरी ही कारीगरी चलती है श्रीमान। तूने क्या मुझे शक्ल से बेवकूफ समझ रखा है? अगर ऐसा होता ना तो अभी तू अपनी दुकान पर बैठा होता, यहाँ सड़क पर इन लोगों का नेता बनकर नहीं घूम रहा होता। अरे श्रीमान, आपको एक बात समझानी पड़ती है। क्यों बोलूं श्रीमान, मेरी मंशा है कि चल चल कर इन सब पे चूने पड़ जाए, मुझे और धंधा मिले श्रीमान। पर सच्चाई ये है कि आज हम सब सीजर को देखने के लिए, उनकी जीत पर आनंद मनाने के लिए आज त्योहार मना रहे हैं। क्यों भाइयों? किसके लिए आनंद? वो कौन सी विजय प्राप्त करके अपने घर लौट रहा है? अपने रद्दे पहियों में बांधकर वो कौन से बंदियों को ला रहा है? अरे बेवकूफों, तुम जड़ हो, तुम पत्थर से भी गए बीते हो। महानगर रोम के कठोर हृदय क्रूर निवासियों, पॉम्पी की याद है कितनी बार तुम दीवारों, मकानों, मीनारों और चिमनियों पर चढ़कर अपने बच्चों को गोदियों में लेकर रोम की सड़कों से महान पॉम्पी को निकलते हुए देखने के लिए अपने हृदय में धैर्य और आशा को धारण कर खड़े नहीं रहे हो? सारा दिन तुमने उसकी प्रतीक्षा की थी और तुम्हारे द्वारा उसके लिए की गई जय ध्वनियों से टाइबर नदी की लहरें थराया करती थी। लेकिन आज तुम अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर निकले हो, छुट्टी और त्योहार जैसा आनंद मना रहे हो, और आज तुम उसी के पद पर फूल बिछाने को आतुर हो रहे हो जो पॉम्पी के पुत्रों को पराजित करके लौट रहा है। चले जाओ, भागकर अपने घर जाओ और घुटनों पर गिरकर अपने देवताओं से इस अपराध के लिए क्षमा याचना करो, ताकि तुम्हारी इस जरूरी गलती का दंड कम से कम कुछ समय तो टल जाए। अरे मेरे अच्छे दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो। अब तुम यहाँ से सीधा टाइबर नदी के तीर पर जाओ और अपने जैसे बाकी सभी भटके हुए लोगों को अपने साथ ले लेना। और जो ये पाप तुमने किया है ना, उसके प्रायश्चित के लिए इतने आंसू भाव कि नदी की धारा उमड़कर किनारों तक को डुबा दे। जाओ, चलो भाइयों, चलो भाइयों, चलो भाइयों, चलो।
तुमने देखा उन सभी का मन कितना प्रभावित हुआ। सारे के सारे एक ही बारी में चुपचाप चले गए। उन सभी पर एक अपराध की भावना छा गई। अब तुम एक काम करो, तुम उस रास्ते से राजधानी को जाओ और मैं वहां से जाता हूँ। यदि तुम्हें कहीं भी उस सीजर की मूर्ति की कोई भी सजावट दिखाई दे तो सबको बिखरा देना। क्या ऐसा करना हमारे लिए उचित होगा? जानते हो आज लुब्रिकल का उत्सव भी है। होने दो। सीजर की मूर्तियों पर कहीं भी विजय चिन्ह बाकी ना रहने पाए। मैं राहों से लोगों को हटाऊंगा और यदि तुम्हें भी कहीं भी कोई भीड़ दिखे तो सबको बिखरा देना। सीजर के पंखों में से ये उगते हुए पर अगर नुचते रहेंगे तो ही ठीक रहेगा, वरना वो आसमान में इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा, इतना ऊंचा उठ जाएगा कि मनुष्य के दृष्टिपथ से ओझल हो जाएगा और हमें सदा ही दास बनकर अपना जीवन बिताना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। हमें सीजर की बढ़ती हुई छवि को रोकना चाहिए। अच्छा, अब विदा। विदा। कैलपुर्नियम, सीजर, लुब्रिकल की दौड़ के समय तुम एंटोनियस के रास्ते में खड़ी हो जाना। एंटोनियस। सीजर मेरे स्वामी। एंटोनियस, तैयार हो? दौड़ के समय तुम कैलिफोर्निया को छूना मत भूलना। पूर्वजों का कहना है कि ऐसी पवित्र दौड़ में अगर कोई बांझ स्त्री को छू ले तो अवश्य ही उसके 2 शर्तें हैं। मुझे याद रहेगा श्रीमान सीजर। जब सीजर कहता है ऐसा करो तो उसे किया ही मान लेना चाहिए। तो चलो, कोई रस्म ऐसी ना हो जो पूरी हो बिना ही रह जाए। सीजर! 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 कौन है वहां? सामने आओ। सीजर! कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? आने वाली मार्च की 15 तारीख को सावधान रहिएगा सीजर। क्या कहा? मार्च की 15 तारीख को सावधान रहिएगा सीजर। कौन है ये पागल? क्या कहना चाहता है हमसे? ये एक भविष्यवक्ता है सीजर, आपको 15 मार्च को सावधान रहने को कह रहा है। और इस मामूली भविष्यवक्ता को आशा है कि सीजर इसकी बातें सुनेगा। हेलो, इस पर ध्यान देना व्यर्थ है। सीजर! 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 ब्रूटस, क्या तुम नहीं जा रहे? नहीं, क्यों? मुझे खेलों का शौक नहीं है। बहुत दिनों से देख रहा हूं तो कुछ परेशान नजर आ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात बताओ मुझे, तुम अपने आप को देख सकते हो? नहीं कैसे? आपके अपने आप को तब तक नहीं देख पाती जब तक कि उनके सामने कोई अंतर ना हो। हमारे लिए यही सबसे बड़ी है। तुम अपना दिल स्वयं, तुम अपनी आंखों में छिपी योग्यता को नहीं पहचान पाते जब तुम देवताओं के समान महान सीरत के अतिरिक्त रोम के सभी लोगों को भी कहते हुए सुनाए गए ब्रूटस से कठोर परिस्थितियों में अपना दिल स्वयं नहीं पाता। तुम कितना कैशियस, तुम मुझे किन क्षेत्रों में ले जाना चाहते हो? क्योंकि जो बातें तुम मुझसे मुझ में ढूंढ ले तो कहते हो वो वास्तव में मुझ में है ही नहीं। सुनने के लिए तैयार हो जाओ ब्रूटस, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपना दिल स्वयं नहीं देख पाते। मैं ही तुम्हारी आंखों के लिए वो दर्पण बनता हूं ताकि तुम्हारे उन गुणों को प्रकट कर सकूं जिनके बारे में तुम स्वयं जानते नहीं। ये शोर कैसा? मुझे तो डर है कि लोग सीजर को सम्राट बना रहे हैं। क्या तुम्हें डर है? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? मैं ये सब नहीं जानता कैशियस, फिर भी मैं सीजर से प्रेम करता हूं। लेकिन तुम मुझे इतनी देर से क्यों रोके हुए हो? क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? मैं जानता हूं कि तुम में वो गुण है। मैं नहीं जानता कि तुम और बाकी लोग इस जीवन के विषय में क्या हो, किंतु अपने लिए कहूं
किसी के आतंक में जीवित रहने से तो मर जाना बेहतर है। मैं भी सीजर की भांति स्वतंत्र जन्मा हूं और तुम भी स्वतंत्र जन्मे हो। हम भी उसी की भांति समर्थ हैं। हमें भी उसी की भांति शीत सहन करने का सामर्थ्य है। एक बार टाइगर की तरंगों में उसने मुझे चुनौती देकर पुकारा कि कैशियस, क्या तुम मेरे साथ वहां तक तैरने का साहस रखते हो? मैं तुरंत नदी में कूद पड़ा और मैंने कहा, क्या तुम मुझे पकड़ सकोगे? नदी में विपुल गर्जना हो रही थी और उन लहरों को चीरते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था कि अचानक चिल्लाने की आवाज आई कि कैशियस, मुझे बचाओ, अन्यथा मैं डूब जाऊंगा। और उस दिन मैंने सीजर, थके हुए क्लान सीजर को बचाया था। आज वही आदमी देवता बन गया और कैशियस एक साधारण दीन मनुष्य जो उसके सामने झुके नहीं। एक बार जब वो स्पेन में था तब उसे ज्वर चढ़ाया। तो मैंने इस देवता को कांपते हुए देखा। जिस इंसान की आंखें देखकर सारा संसार कांपता है, उस दिन उस इंसान की आंखें एक ज्वरग्रस्त बालिका की भांति करुणा भरे स्वर में पुकार रहा था कि कैशियस, मुझे कुछ पीने को दो। दुर्बल मनुष्य आज महान बन गया। फिर वही शोर। लगता है सीजर को फिर कोई सम्मान दिया जा रहा है। एक विशाल पाषाण मूर्ति की भांति वो हम सब पर छा गया है। सारे संसार को उसने छोटा बना दिया है। हम शूद्र लोग उसके विशाल चरणों के नीचे से निकलकर अपने अपमान की कब्रें इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं। कभी कभी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है ब्रूटस। दोष हमारी ग्रह दशा में नहीं, हम में है। हम ही आधीन प्रवृत्ति के हैं। ब्रूटस और सीजर नाम में ऐसी कौन सी महानता है? वही नाम क्यों तुम्हारे नाम से अधिक प्रतिध्वनित हो? दोनों को साथ लिखो, तुम्हारा नाम कहीं बेहतर। दोनों का साथ उच्चारण करो, तुम्हारा नाम अधिक महाप्राण ध्वनि है। तोल कर देखो, तुम्हारा ही नाम भारी निकलता है। कैशियस, तुम मुझे अपना सबसे प्रिय मित्र समझते हो, ये मैं जानता हूं और मुझे इसमें कोई शक नहीं। मैं कुछ कुछ समझ रहा हूं कि तुम मुझसे किस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हो, लेकिन इस विषय में मेरी क्या धारणा है ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और इस समय ना तो मैं खुद इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं, बल्कि तुमसे भी यही प्रार्थना करता हूं कि तुम भी विचलित मत हो। जो कुछ भी तुमने कहा है उस पर मैं अवश्य ही विचार करूंगा। जो तुम कहोगे उसे ध्यान से सुनूंगा और फिर हम समय निकाल कर इस बारे में बात करेंगे। तब तक मेरे मित्र, तुम भी इस बारे में और अच्छे से सोच लो। ऐसी मंडराती हुई कठोर परिस्थितियों में ब्रूटस भी रोम का वीर पुत्र कहलाने की बजाय एक गंवार कहलाना ही अधिक पसंद करेगा। मुझे हर्ष है कि मेरे निर्बल शब्दों ने थोड़ा सा प्रभाव डालकर ब्रूटस को अग्नि की एक लपट का आभास दिया। लगता है खेल खत्म हो गया। सीजर लौट रहा है। जब कास्का इधर से होते हुए आए तो उसे आवाज देकर रोक लेना। वो अपने स्वभाव के अनुसार सब बता देगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन जरा देखो तो सही, सीजर के चेहरे पर तो गुस्सा नजर आ रहा है और बाकी के लोग कैसे सहमे हुए से दिख रहे हैं। कैलिफोर्निया का चेहरा तो पीला सा पड़ गया है और सिसरो की आंखें तो लाल सी चमक रही है। कास्का सब बता देगा ब्रूटस। एंटोनियस, सीजर, रात को सोने के समय मेरे पास दो मोटे आदमी थे, सुंदर मोटे पुष्ट देह आदमी। वो देखो,
कैशियस है ना, कितना असंतुष्ट लगता है। पीला सा चेहरा, थका हुआ, बहुत सोचता है वो, हर वक्त चिंता में डूबा रहता है। ऐसे इंसान खतरनाक साबित होते हैं एंटोनियस। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है सीजर। केशियस खतरनाक नहीं है, वो एक अभिजात कुलीन रोम निवासी है, और मुझे तो लगता है वो आपके प्रति वफादार भी है। मैं उससे डरता नहीं हूं, लेकिन कैशियस एक महान दार्शनिक, और वो लोगों के काम देखकर ही उनके उद्देश्यों को पहचान लेता है। एंटोनियस ना तो तुम्हारी तरह खेलों को पसंद करता है और ना ही संगीत को। ऐसे इंसान अपने से महान व्यक्तियों को देखकर मन ही मन बेचैन रहते हैं, और इसीलिए वो खतरनाक साबित होते हैं। काफ्का, तुमने मुझे आवाज देकर रोका है ब्रूटस, क्या कहना चाहते हो मुझसे? काफ्का, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो सीजर इतना उदास दिखाई दे रहा था? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अरे जो मैं खा रहा हूँ मुझे खाने तो दो। अरे काफ्का, बताओ ना मुझे। बता दूं? हाँ बताओ। किसी से कहोगे तो नहीं? नहीं, मेरा विश्वास करो, किसी से नहीं कहूंगा। बताओ क्या हुआ? हुआ ये, सीजर को आज लुपिकल की दौड़ में ताश भेंट किया गया, किंतु सीजर ने उसे हाथ से हटा दिया, और लोग खुशी से नाचने लगे। और दूसरी बार शोर किस लिए हुआ था? इसी कारण से। लेकिन वो तो 3 बार चिल्लाए थे ना, तो तीसरी बार चिल्लाने का क्या कारण था काफ्का? अरे यही कारण था ब्रूटस, और क्या? क्या उसे 3 बार ताज दिया गया था? हाँ, उसे 3 बार ताश दिया गया था, और तीनों बार सीजर ने उसे हाथ से हटा दिया, और हर नई बार वो पहले से भी अधिक नम्र लगता था, और लोग खुशी से चिल्लाने लगते थे। लेकिन उसे वो ताज दिया किसने था? अरे एंटोनियस ने ही तो ब्रूटस। अरे मेरे मित्र काफ्का, मुझे विस्तार से बताओ, आखिर किस प्रकार दिया गया था वो ताज? विस्तार से तो मैं नहीं बता सकता, जो है इसके लिए मुझे फांसी ही क्यों न लगा दी जाए। हाँ, इसमें बहुत कुछ मूर्खता भी थी जो मैं पसंद नहीं करता। मैंने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं। मार्क एंटोनी ने ही उसे ताज दिया था। हाँ, वो ताज था, कुछ चमकती हुई सी थी। सीजर ने ताज हटा भी दिया था, मगर मुझे ऐसा लगा सीजर ताज चाहता था। सीजर को दोबारा ताज दिया गया, दोबारा उसने उसे हाथ से हटा दिया। इस बार तो मुझे ऐसा महसूस हुआ सीजर ताज को उंगलियों से छू लेना चाहता था। सीजर को तीसरी बार फिर ताज दिया गया, फिर उसने उसे हाथ से हटा दिया। इस बार तो भीड़ के लोगों ने अपने कर्कश हाथों से तालियां बजा बजा कर चिल्लाना शुरू कर दिया। भीड़ के लोगों ने अपने पसीने से भीगी हुई टोपियां हवा में उछाल दी, और अपनी लंबी लंबी सांसों से ऐसी गंदी हवा, ऐसी बदबूदार हवा वहां फैला दी जिसका तो दम घुटने लगा। सीजर बेहोश होकर गिर पड़ा, और अपने बारे में मैं तुम्हें बता दूं, मैं तनिक भी नहीं हंसा, क्योंकि अगर जरा सा मुख होता तो वह गंदी हवा, वो बदबूदार हवा मेरे फेफड़ों तक में भर जाती। काफ्का, क्या सीजर मूर्छित हो गया था? सीजर तो ठीक बाजार में गिर पड़ा। हाँ, उसके मुंह से झाग निकलने लगे, उसकी तो आवाज भी नहीं निकल पाती थी। हो सकता है उसे इस प्रकार गिर पड़ने की कोई बीमारी हो। नहीं, ये बीमारी सीजर में नहीं, ये तो तुम में, मुझ में और इस सरल हृदय काफ्का जैसे लोगों में है जो निरंतर नीचे गिरते जा रहे हैं। कैशियस, मैं नहीं समझा ऐसा कहने से तुम्हारा मतलब क्या है। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि सीजर गिर जरूर पड़ा था। जब उसे होश आया तब उसने क्या कहा? मूर्छित होने से पहले सीजर ने देखा था कि लोग उसके ताश को लौटाने से खुश हो रहे थे।
सीजर ने अपना वक्त खोल दिया और कहा यदि कोई चाहे तो उसका गला काट दे। सच्ची यदि मैं कार्यकुशल होता तो तुरंत उसका गला काट देता। इतने में ही वो गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने लोगों से फिर कहा यदि अनजाने में मैंने कोई अनकहनी बात कह दी या कर दी है तो लोग यही समझे कि बीमारी की वजह से मैंने ऐसा किया। बीमारी की वजह से मेरे पास 3-4 औरतें खड़ी थी। बोल उठी, हाय हाय देखो ये सीजर कैसी अच्छी आत्मा है। मानो उन्होंने सीजर की कहनी करनी को माफ कर दिया। लेकिन ये कोई ध्यान देने की बात नहीं है। सीजर अगर उनकी माताओं को छुरे से काट भी देता तो भी वे उसे माफ कर देती। और इस सब के बाद भी वो इतना उदास होकर आया था। हाँ ब्रूटस, हाँ मैं तुम्हें और बहुत सी बातें बता सकता हूँ। क्या तुम्हें मालूम भी है मेरुलस और फ्लेवियस को जनता में भाषण देने के अधिकार तक से वंचित कर दिया गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने सीजर की मूर्तियों से सजावट को हटवाया था। अब आज्ञा दो और क्या आज रात को मेरे घर भोजन पर आ सकोगे? नहीं, आज तो मैं पहले से ही कहीं और तय कर आया हूँ। तो कल सही, कल? हाँ, अगर इन हालातों में कल तक मैं जीवित रहा और तुम्हारा यही जोर बना रहा, साथ ही साथ तुम्हारा भोजन भी खाने योग्य रहा तो अवश्य। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा विदा। कैसा मूर्ख हो गए। जब कॉलेज में पढ़ता था तब तो बड़ा चतुर था। कोई भी वीरतापूर्ण और महान कार्य करना हो तो उसे करने में वो अभी वैसा ही है। हाँ, दिखने में लगता मूर्ख सा है, किंतु बात वो बुद्धिमानी ही करता है। और इस कठोरता से लाभ उसी को है, क्योंकि लोग उसकी बातों को और भी सरलता से लेते हैं। ये तो सच है। चलो मैं अब चलता हूँ। यदि तुम मुझसे और बातें करना चाहते हो तो कल मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। या अगर तुम मेरे घर आ सको तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक, ब्रूटस, तब तक मेरी बातों पर विचार आवश्यक है। अच्छा ब्रूटस, तुम सचमुच ही महान हो, किंतु मैं तो देखता हूं कि तुम्हारी इस महानता को भी बदला जा सकता है। अतः महान लोगों के लिए यही अच्छा है कि वो महान लोगों के साथ संबंध, चाहे कैसी भी दृढ़ता क्यों ना हो, उसे भी गिराया जा सकता है। से ही रोम का उद्धार हो सकता है। वैसे तो मुझे उसे मारने का और कोई व्यक्तिगत कारण दिखाई नहीं देता, किंतु लोकहित के लिए मैं उसका निधन ठीक समझता हूं। उसे राज मुकुट पहनाएंगे
क्या इससे उसका स्वभाव नहीं बदल जाएगा? यही तो प्रश्न है। तुच्छता का प्रदर्शन करता हुआ ही तो मनुष्य महत्वाकांक्षा की सीढ़ी पर चढ़ता है, और एक बार जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो आकाश की ऊंचाइयों में इतना खो जाता है कि वो नीचे की वस्तुओं से घृणा करने लगता है। उन्हीं वस्तुओं से, उन्हीं लोगों से जिनकी वजह से वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सीजर भी तो ऐसा ही कर सकता है। हमें उसकी ऐसी उन्नति रोकनी चाहिए। अगर उसे और शक्तियां मिलती गई तो वो और खतरनाक साबित होगा। उसे सांप के अंडे की तरह समझना चाहिए। एक भयानक सांप का जन्म होगा। हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए। 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 उसे नष्ट कर देना चाहिए। श्रीमान, जब मैं चकमक पत्थर के लिए खिड़की देख रहा था तब मुझे ये मोहरबंद लिफाफा पड़ा मिला। मुझे यकीन है जब मैं सोने गया तब ये वहां नहीं था। क्यों रे, कल 15 मार्च तो नहीं है? मैं नहीं जानता स्वामी। जा जाकर कैलेंडर में देख और मुझे बता। जो आज्ञा। ब्रूटस, तुम सो रहे हो, जागो। इस तरह जो मुझे भड़काने की कोशिशें की जा रही है उन्हें मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। क्या रोग एक व्यक्ति के आतंक में रहेगा? बोलो, आक्रमण करो, उद्धार करो, आक्रमण करो, उद्धार करो, आक्रमण करो, उद्धार करो। श्रीमान, मार्च के 14 दिन बीत चुके हैं। जरा देख दरवाजे पर कौन है। जो आज्ञा। कैसे से मुझे सीजर के खिलाफ बढ़ता है, उससे मैं सोया ही नहीं। भयानक कार्य के आरंभ से उसके समाप्त हो जाने तक का समय घिनौने सपने की तरह होता है। उस समय तर्क और नकल दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और इंसान सही गलत की समझ खो। श्रीमान, द्वार पर आपके बहनोई हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। इस समय क्या वे अकेले हैं? नहीं श्रीमान, उनके साथ और भी हैं। तू उन्हें जानता है क्या? नहीं श्रीमान, उनके टॉप तो कानों तक झुके हुए हैं। कोई चिन्ह नहीं है जिनसे मैं उन्हें पहचान सकूं। ठीक है, आने दे उन्हें। जो आज्ञा। वे सब षड्यंत्रकारी हैं। वे सब षड्यंत्रकारी हैं। वे सब षड्यंत्रकारी हैं। वे सब षड्यंत्रकारी हैं। षड्यंत्र। रात के अंधेरे में जब सारी बुराइयां स्वतंत्र होकर घूमती, क्या तुझे तब भी अपना घिनौना चेहरा दिखाने में शर्म नहीं आती? यदि नहीं तो बता कि दिन के समय तुझे अपना घिनौना चेहरा छिपाने के लिए इतना घना अंधकार कहां मिलेगा? अरे षड्यंत्र, मत ढूंढ कोई शरण। तू खुद को मुस्कुराहट और विनम्रता के पीछे छुपाए, क्योंकि यदि तूने अपना असली रूप दिखाया तो याद रख, नर्क का घना अंधकार भी तुझे छुपाते समय धुंधला हो जाए। मेरा ख्याल है मैं
आपकी नींद में खलल डाला? क्या हमने आपको कष्ट दिया है? नहीं, दरअसल मुझे रात भर नींद ही नहीं है। मुझे जागे हुए तो घंटे भर से भी ज्यादा हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे साथ आने वाले ये सब लोग कौन हैं? हाँ, प्रत्येक से परिचय कराता हूँ। वैसे प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारा बहुत सम्मान करता है और प्रत्येक चाहता है कि जो धारणा तुम्हारे बारे में प्रत्येक रोम निवासी में है वो तुम में भी अपने बारे में जागरूक। ये देखो, ये ट्रेबोनियस है, ये कास्का, ये डैशियस, ये सिन्ना और ये मेटलस सिम्बर है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आओ मित्र, एक एक कर तुम सब मुझसे हाथ मिलाओ। किंतु सिस्रो के विषय में क्या रहा? क्या हमें उसको अपने साथ शामिल करना चाहिए? हमें उसे किसी प्रकार नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कास्का की बात से सहमत हूँ। उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हमें उसे साथ लेना चाहिए। उसके सफेद बाल हमारे प्रति प्रजा में सम्मान उत्पन्न कर देंगे। लोग हमारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। लोग कहेंगे कि उस बूढ़े की आज्ञा ने ही इनके हाथों का संचालन किया है। उसकी गंभीरता में हमारे यौवन का आवेश बिल्कुल छिप जाएगा। अरे उसका नाम मत लो। हमें उसे अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी दूसरे के नाम शुरू हुए किसी कार्य को नहीं करेगा। फिर छोड़ो उसे। वह साथ लिए जाने के योग्य ही नहीं। पर क्या सीजर के अतिरिक्त और किसी पर प्रहार नहीं होगा? डैशियस से बहुत माकूल सवाल उठाया विदुर। मेरे विचार से सीजर की मृत्यु के बाद मार्क एंटनी को जीवित छोड़ना उचित नहीं होगा। तब तो हमारा कार्य बड़ा ही खूनी दिखाई पड़ेगा कैशियस। सिर को काटकर अंगों के टुकड़े टुकड़े करता हुआ जैसे कोई क्रूर हत्यारा, ऐसे ही तो लगेंगे हम लोग। नहीं कैशियस, हमें एक महान कार्य के लिए बलि देनी है, न कि हमें हत्यारा बनना है। हम सब लोग सीजर की विचारधारा के विरुद्ध खड़े हुए। हमारी आत्मा में हत्या की भावना तो नहीं। कितना अच्छा होता यदि हम सीजर की विचारधाराओं और भावनाओं पर विजय पा लेते और हत्या करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। किंतु दुर्भाग्य से हमें उसे मारना ही होगा। मेरे अच्छे दोस्तों, आओ हम वीरता से उसे मारे, न कि क्रोध के गुलाम होकर। आओ हम उसे देवताओं को दिया जाने वाला बलिदान बनाए, न कि उसके मांस को शिकारी कुत्तों को आयोजित करें। आओ हम अपने हृदय में क्रोध के भावों को बुलाकर कार्य संपन्न करें और फिर उन्हें शांत कर दें। इस प्रकार हम आवश्यकता की भावना से प्रेरित होंगे, ईर्ष्या से नहीं। और अगर हम साधारण लोगों को ईर्ष्या से प्रभावित नहीं दिखेंगे तो हम उद्धारक समझे जाएंगे, न कि हत्यारे। और मार्क एंटनी, तुम उसकी चिंता मत करो। जब सीजर का सर ही नहीं रहेगा तो वो उसकी एक भुजा ही तो है, कर भी क्या लेगा। मैं फिर भी उससे डरता हूँ, क्योंकि उसके हृदय में सीजर के प्रति जो प्रेम है वो। कैशियस, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि यदि एंटनी सीजर से प्रेम करता भी है तो बस इतना ही कर सकता है कि सीजर की मृत्यु के बाद उसकी मौत का शोक मनाए और खुद भी मर जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो खेलों का शौकीन है, संगीत को बहुत चाहता है। हाँ, ब्रूटस सही कह रहा है। हमें उससे कोई डर नहीं है और ना ही उसे मारने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो जीवित रहा तो बाद में इस पर ही हंसा करेगा। क्यों साथियों? 3 बजे। अच्छा, अब हमारे जाने का समय हो गया। किंतु अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कल सीजर आएगा या नहीं। हो सकता है कि वो कल आए ही ना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो ये त्योहारों के बारे में धारणा बनाए हुए है वो अंधविश्वासी हो चुका है। हो सकता है कि इस भयानक रात्रि के अंधकार से, अपने ज्योतिषों के आग्रह से कल सीनेट ही ना आए। क्या शक?
और तुम सब इस बात का भय छोड़ दो। यदि उसने अपना ऐसा निश्चय बना भी लिया तो उसको मैं बदल दूंगा। जैसे रीछ को दर्पण से चला जा सकता है, हाथियों को गड्ढों में गिराकर पकड़ा जा सकता है और सींग को जाल में फंसाकर धोखा दिया जा सकता है, वैसे ही मनुष्य को चापलूसी से धोखा देना संभव है। अब ये काम मुझे करने दो, क्योंकि उसकी निर्बलता का लाभ उठाना मुझे बखूब आता है। मैं उसको सीनेट ले आऊंगा। यही ठीक रहेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। भोर हो रही है ब्रूटस। मित्रों, अब तितर बितर हो जाओ, किंतु याद रखना जो हमने सोचा है हमें वो पूरा करना है और अपने आप को एक सच्चा रोम निवासी प्रमाणित करना है। अच्छा मित्रों, तेजस्वी और प्रसन्न दिखाई दो, लेकिन ध्यान रहे हमारी आंखों से हमारा उद्देश्य छलकने ना पाए। अच्छा, विदा। विदा। होशिया, तुम इतनी रात को क्यों उठ गई? हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कि तुम सुबह की कड़ी ठंड में इस तरह बाहर हो। किंतु ये हवा तो आपके लिए भी उतनी ही हानिकारक है जितनी कि मेरे लिए। आप बड़ी निष्ठुरता के साथ मेरी शैया से उठकर चले आए। कल भी अचानक खाना छोड़कर सीने से हाथ बांध कर टहलने लगे थे। ऐसी क्या चिंता थी? ऐसे क्यों आए भरते? जब मैंने आपसे पूछा तो बड़ी कठोरता के साथ आपने मुझे देर में घूरा था। फिर भी जब मैंने पूछा तो आप मुख मोड़ के खड़े हो गए थे और बड़ी तेज आपने धरती पर पांव पटका था। मेरे अधिक पूछने पर आपने उत्तर नहीं दिया और हाथ से क्रोध होकर मुझे अंदर जाने का इशारा दिया। कहीं आपका क्रोध न बढ़ जाए, इस भय से मैं वहां से चली गई थी। मुझे लगा कि मनुष्य अत्यधिक क्रोधी होगा, किंतु ना ये आपको खाने देता है, ना बात करने देता है, ना सोने देता है। मेरे प्रिय स्वामी ब्रूटस, मुझे अपने रहस्य को बताइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं, बस और कोई रहस्य नहीं है। ब्रूटस बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो वो अवश्य उसे ठीक करने के उपाय करते। वो सब मैं खुद कर लूंगा, तुम बस अभी अंदर सोने जाओ। यदि ब्रूटस अस्वस्थ होते तो क्या बिना गर्म कपड़े पहने यूं भोर के ओस की नमी और ठंड में यूं बाहर घूमते रहते? यदि वो बीमार होते तो क्या चारपाई छोड़कर रात की अशुद्ध वायु का सेवन करके बीमारी को बढ़ाने के लिए यूं बाहर आ जाते? नहीं मेरे प्रिय ब्रूटस, मुझे तो ये कोई मानसिक रोग लगता है। होशिया, यदि तुम नम्र होते तो मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं थी ब्रूटस। सच कहो ब्रूटस, क्या विवाह संबंध के नियमों के अनुसार मेरा तुम्हारे रहस्यों पर कोई अधिकार नहीं? क्या मेरा और तुम्हारा साथ केवल भोजनों में, आराम में, सोने के समय, कभी कभी बात करने के समय तक ही सीमित है? क्या मैं इससे बाहर ही बनी रहूं? क्या मेरा तुम्हारे हृदय पर कोई अधिकार नहीं? यदि मैं तुम्हारे रहस्यों को नहीं जान पाती तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूं ब्रूटस? नहीं, तब तो मैं केवल होशिया, ओह होशिया, तुम मेरी सच्ची और आदरणीय पत्नी हो। यदि ये सत्य है तो मुझे ये रहस्य जानना ही चाहिए। मैं मानती हूं कि मैं स्त्री हूं, किंतु हूं तो स्वामी ब्रूटस की पत्नी। मैं स्त्री हूं, मैं स्वीकार करती हूं, किंतु हूं तो यशस्वी केटो की पुत्री। ऐसे पति की पत्नी और ऐसे पिता की पुत्री होने के बाद भी क्या तुम समझते हो कि मैं अपनी स्त्री जाति से अधिक सबल नहीं हूं? ऐसी बात नहीं है होशिया, बस कुछ समय के लिए सब कर। धीरे धीरे तुम मेरे हृदय के सभी भेद जान। मैं अपनी स्वस्थ योजनाएं और अपने मुख को उदास रखने के सभी कारण तुम्हें बताऊंगा। इस समय बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अभी अपने रहस्य को बता। क्या अब आपको लगता है कि आपकी पत्नी होशिया अपने ही पति के भेदों को गुप्त नहीं रख पाएगी?
आपकी पत्नी होने के नाते मुझे जानने का अधिकार है। ब्रूटस, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, अपने उस अतीत के यौवन की, उस प्रेम की, उस सौंदर्य की और विवाह के समय की पवित्र प्रतिज्ञा की सौगंध देकर कहती हूँ, मुझे अपने भेदों को बताइए। वो कौन लोग थे जो आज रात आए थे? वो 6 या 7 के लगभग थे और अंधेरे में भी अपना चेहरा छुपाए हुए थे। ओ ब्रूटस, मुझे अपने रहस्य को बताइए। ओ देवताओं, मुझे मेरी पत्नी के योग्य बनाओ। आकाश और पृथ्वी दोनों ही अधीर हो उठे। 3 बार कैलिफोर्निया नींद में चिल्लाई है, बचाओ! वो सीजर को मार रहे हैं। प्रभु, जाकर पुजारियों से कहो कि देवताओं को एक बलि प्रस्तुत करें और कहां तक उन्हें सफलता मिलती है इसकी समाचार लाओ। जो आज्ञा स्वामी। सीजर, क्या आज तुम जाओगे? सीजर जरूर जाएगा। नहीं, आज तुम घर से हिलोगे भी नहीं। सीजर अवश्य जाएगा। जो बातें मुझे डराना चाहती है वो मेरे सामने आ ही नहीं सकती। वो सीजर का चेहरा देखेंगी और खुद ब खुद लुप्त हो जाएंगे। सीजर, मैंने कभी अपशकुनों में विश्वास नहीं किया, लेकिन आज मैं डर रही हूँ। जो कुछ हमने देखा सुना है, उससे भी भयानक और विकराल बातें जानने वाला एक व्यक्ति इस समय घर के भीतर है, जो ये सब एक ऐसे चौकीदार से सुनकर आया है जिसने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सड़कों पर एक शेरनी बच्चे जनकर गर्जना कर रही है। कब्रें खुल गई है और मुर्दे उनसे बाहर निकल पड़े हैं। भीषण अग्नि जैसे योद्धा मेघों में लड़ रहे हैं और उनके युद्ध का शोर गूंज रहा है। राजधानी पर उनका खून बरस रहा है। घोड़े हिनहिना रहे हैं और मरते हुए घायल व्यक्ति कर्राह रहे हैं। राहों पर भूत प्रेत चीखते चिल्लाते घूम रहे हैं। ये सब बहुत अस्वाभाविक है। इसी से मुझे डर लग रहा है। जिसका आयोजन स्वयं महाबली देवताओं ने किया है, क्या उसे रोका जा सकता है कैलिफोर्निया? और ये सब अपशगुन तो पूरे संसार के लिए उतने बुरे हैं जितने सीजर के लिए। धूमकेतु भिखारियों की मृत्यु के लिए नहीं दिखाई देते सीजर, केवल राजकुमारों के लिए ही स्वयं आकाश भी दाह से सुलग उठता है। कायर अपनी मौत से पहले अनेक बार मरते हैं कैलिफोर्निया। वीर लोग सिर्फ एक बार मौत का सामना करते हैं। और आज तक जितनी भी आश्चर्यजनक बातें मैंने सुनी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा विस्मय मुझे इस बात का है कि इंसान उस मृत्यु से डरता है जिसका आना कोई रोक ही नहीं सकता। प्रभु, ज्योतिषों का क्या विचार है? प्रभु, वो चाहते हैं कि आज आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि बलपश का शरीर खोलने पर उन्हें उसके अंदर हृदय ही नहीं मिला। देखा, मैंने भी तो ये नहीं, सीजन नहीं रुकेगा। अगर आज डरकर मैं घर पर ही रुक गया तो उस सिद्ध पशु की तरह हूं। व्याघात जान ले कि स्वयं सीजर उससे अधिक भयानक है। आज डर जान ले कि हम दोनों का एक ही दिन जन्म हुआ था और सीजर ज्येष्ठ है, उससे अधिक भयानक है। ओ सीजर, आपके विश्वास ने आपकी बुद्धि का हरण कर दिया है।
आज मत जाइए, इसे मेरा ही घर मानिए, अपना नहीं, जो आज आपको घर में ही रोके रहना चाहता है। हम वहां जाने के लिए उसे भेज देंगे और वो कह देगा कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। सीजर, कैलिफोर्निया, सीजर, तुम कहती हो तो आज मैं घर पर ही रुक जाता हूँ। सीजर, मैं आपसे अभिवादन करता हूँ। मैं आपको सीनेट ले चलने आया। तुम बड़े अच्छे समय से आए। सीनेट के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं ले जाओ और उनसे कह देना कि मैं आज नहीं आऊंगा। मैं नहीं आ सकता है तो झूठ है, और ये भी झूठ है कि मुझे आने का साहस नहीं। डेसियस, कह देना सीजर आज नहीं आएगा। कह देना कि वो बीमार है। क्या सीजर झूठी खबरें भेजेगा? क्या मुझ में विजय पर विजय पाकर इतना भी साहस नहीं कि कुछ बुढ़ों से सच बोल सकूं? डेसियस, कह देना सीजर नहीं आएगा। सीजर, मुझको तो कोई कारण बताएं ताकि जब मैं उन लोगों में जाकर कहूं तो वो मुझ पर हंसे ना। कारण मेरी इच्छा है और सीनेट को संतुष्ट करने के लिए इतना काफी। लेकिन डेसियस, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं तुम जान लो, ये मेरी पत्नी कैलिफोर्निया आज मुझे घर पर ही रखना चाहती। रात में एक सपना देखा। सपने में उसने देखी सीजर की मूर्ति। मेरी मूर्ति, इसमें सैकड़ों हजारों छेद हो रखे और उन छेदों में से लाल लाल खून बह रहा है। कैलिफोर्निया ने देखा कि वहां खड़े अनेकों रोम निवासी उस पर हंस रहे हैं। उस बहते हुए लाल लहू से अपने हाथ साफ कर रहे हैं। इसलिए कैलिफोर्निया समझती है आज मेरा घर पर रहना ही ठीक हो। डेसियस, ये संदेशा सीनेट हाउस ले जाओ। सीजर, इस सपने का तो गलत मतलब लगाया गया है। ये तो एक सौभाग्य का सूचक है कि आपकी मूर्ति में से खून की कई धाराएं बह रही हैं, जिसमें से मुस्कुराते हुए रोम निवासी अपने हाथ धो रहे हैं। वह लोग आपके पास एकत्रित होकर मान, सम्मान, यश और गौरव प्राप्त करेंगे। सीजर, कैलिफोर्निया का सपना यही साबित करता है। तुमने इस तरह इसका अच्छा लगाया। जब आपने सुना कि मैंने इसका छठ निकाला है तो क्या ही कहूं। आज सीनेट ने निश्चय किया है कि वो आपको राजमुकुट भेंट करेगी। पर यदि ये समाचार भेजा जाए कि सीजर नहीं आएगा तो इससे उसके विचार बदल सकते हैं सीजर। और यदि कोई ये कहकर इस बात का उपहास करे कि सीनेट को तब तक स्थगित कर दिया जाए जब तक कैलिफोर्निया कोई अच्छे सपने न देख ले। क्षमा सीजर, मेरे हृदय में आपके प्रति जो सम्मान है वही ये सब कहलवा रहा है। ये सम्मान ना होता तो क्या मैं बोलता? कैलिफोर्निया, तुम्हारे भय अब कितने मूर्खतापूर्ण लग रहे हैं। मुझे शर्म है मैंने उन्हें भावुक होकर मान लिया। मेरा अंतिम निर्णय यही है, सीजर सीनेट अवश्य जाएगा। क्या हम सब तैयार हैं? भविष्यवक्ता, मार्च की 15 तारीख आ गई। हाँ सीजर, आ तो गई है, किंतु अभी बीती तो नहीं है ना। तो क्या क्या कमियां हैं जिसे सीजर और उसकी सीनेट को दूर करना है? परम शक्तिमान, सर्वोच्च, महान बलशाली सीजर मैटले सिम्बर आपके सम्मुख अपनी तुच्छ प्रार्थना रखने की सिम्बर! चाहता है। मैं तुम्हें झुकने से रोकता हूं।
ये झुकना और प्रार्थनाएं करना किसी साधारण इंसान का ही रक्त विचलित कर सकती है। वही छोटे बच्चों की तरह अपने प्रथम निर्णयों से विचलित हो सकते हैं। ये सोचने की गलती भी मत करना कि सीजर की नसों में भी मूर्खों सा रक्त बह रहा है जो तुम्हारी इन प्रार्थनाओं से विचलित हो जाएगा। और हाँ, प्रार्थनाओं से मेरा मतलब चापलूसी से है। सिम्बर के भाई को निर्वासित करते समय मैंने पूरे कानून से किया था, और अगर तुम मुश्किलें गिरते हो, प्रार्थना करते हो और झुकते हो तो मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह पद से हटा दूंगा। याद रखो, सीजर अन्याय नहीं करता और बिना उचित कारण के वो संतुष्ट भी नहीं होता। क्या यहाँ मुझसे अधिक कोई योग्य व्यक्ति नहीं बोल सकता जिसके मधुर शब्द मेरे निर्वासित भाई के पक्ष में हो और उसके अपराध को क्षमा करवा देने के लिए महान सीजर से विनती करे? सीजर, मेरी प्रार्थना है कि पब्लियस को निर्वासित करके उसकी जिस स्वतंत्रता का अपहरण किया गया है वो उसे लौटा दी जाए। ब्रूटस, मैं अपना निर्णय सुना चुका हूं। क्षमा सीजर, किंतु कैशियस की भी यही इच्छा है कि उसको उसकी स्वतंत्रता वापस लौटा दी जाए। अवश्य ही अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो तुम्हारी प्रार्थनाओं से त्रिवृत्त हो जाता। अवश्य ही अगर मेरा तुम्हारी तरह कमजोर दिल होता तो शायद मैं विचलित हो जाता। लेकिन इतने सालों बाद भी तुम जूलियस सीजर को समझ नहीं पाए हो, तो रुको, मुझे प्रदर्शित करने दो। सिम्बर के भाई को निर्वासित करते समय भी मैं अडिग था और अब भी उसी बात स्थिर हूं। सीजर, इस तरह तो तुम सीनेट का अपमान कर रहे हो। तुम्हें सीनेट के सदस्यों की बात माननी चाहिए। क्या तुम देवताओं का निवास ओलंपस पर्वत को हिलाने का साहस कर रहे हो? सीजर, तुम्हें हम सबकी प्रार्थना सुननी चाहिए। क्या ब्रूटस की प्रार्थना विफल नहीं हो गई? मेरे हाथों बोलो, मेरे लिए पुकार उठो। ब्रूटस, तू नहीं। स्वतंत्रता, मुक्ति, अत्याचार का ध्वंस हुआ। जाओ गली गली तुरंत घोषणा कर दो, आज अत्याचारी सीजर का वध हुआ, आज इसके अत्याचार का वध हुआ। मार्क एंटनी कहां है? वो तो डर कर घर भाग गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सब चिल्लाकर इधर उधर ऐसे भाग रहे थे जैसे मानो प्रलय की बेला आ गई हो। भाग्य की देवी शक्तियों, मैं जानता हूं तुम्हारी इच्छा क्या है। मैं जानता हूं कि एक दिन हम सब मरेंगे, लेकिन इस लोक के प्राणी वो राज खोजते हैं
जिससे वो अपने जीवन की अवधि बढ़ा सके। मेरे विचार से जो कोई जीवन के 20 वर्ष घटाता है वो मृत्यु भय के भी तो कई वर्ष घटा देता है ब्रूटस। यदि यही सत्य है कि मृत्यु मनुष्य के लिए उपकार है, तब तो हम सीजर के मित्र हैं, क्योंकि हमने मृत्यु के आतंक का समय इसके लिए घटा दिया है। रोम के निवासियों, आओ और अपने हाथों को इसके लहू से भिगो लो, अपने खंजरों को इसके रक्त से लाल कर लो और फिर बढ़ो, ऐलान कर दो, मुक्ति, शांति, स्वतंत्रता, 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 स्वतंत्रता। आओ झुको और स्नान करो। ना जाने कितने अनजान युगों में, कितनी अविदित भाषाओं में और कितने अज्ञात देशों में इस महान दृश्य का अभिनय होता रहेगा। कौन जानता है कि कितनी बार अभिनय में सीजर का लहू बहेगा। मुट्ठी भर धूल की भांति आज सीजर पोम्पी की मूर्ति के चरणों में पड़ा है। और जब जब लोग इस दृश्य को दोहराएंगे, यही कहा करेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने देश की स्वाधीनता दिलाई। एंटनी का मित्र है। मेरे मित्र मार्क एंटोनी ने मुझे यह आज्ञा दी, मैं पहले आपके सामने घुटने टेकूं और उसके बाद पृथ्वी पर लेटकर आपको प्रणाम करूं। और उसकी तरफ से यह प्रार्थना करूं कि ब्रूटस मेधावी, कुलीन, सरल हृदय और वीर है। सीजर सर्वशक्तिमान, राजसी, स्नेही, वैभान्वित और परमवीर था। उसका कहना है कि वो ब्रूटस से स्नेह करता है, उसका सम्मान करता है, और वो सीजर से भीत रहता था, उसे प्यार करता था, उसे उसका सम्मान करता था। यदि ब्रूटस ये प्रतिज्ञा करे कि मार्क एंटोनी उस तक सुरक्षित बिना किसी नुकसान के आ सकता है, तो वो ये जानना चाहेगा कि सीजर किन कारणों से हत्या कर देने योग्य प्रमाणित हुआ। ये जान लेने पर मार्क एंटोनी मृत सीजर से नहीं, जीवित ब्रूटस से प्रेम करेगा। वो सच्चे हृदय से ब्रूटस की किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, सहायता करेगा, सहयोग देगा। यही संवाद मेरे मित्र मार्क एंटोनी ने आपको कहलवाया है। तेरा मित्र महान रोम का एक वीर और बुद्धिमान निवासी है। मैंने उसे कभी भी गलत नहीं समझा है। उसे कह दे कि यदि वो यहाँ आना चाहता है तो आ जाए, वो यहाँ आकर अवश्य ही संतुष्ट हो जाएगा। और मैं अपने आत्मसम्मान की शपथ खाकर कहता हूँ कि उसे कोई स्पर्श भी नहीं करेगा। जा। मैं जानता हूं वो हमारा मित्र बन जाएगा। चाहता तो मैं भी ये हूं, किंतु एंटनी को लेकर ना जाने क्यों मेरे मन में बहुत शंका है। मेरी शंकाएं सदैव सत्य होती हैं। आओ मार्क एंटनी। सीजर, परम शक्तिमान सीजर, आज तुम यहाँ इतना नीचे, क्या तुम्हारे दिग्विजय, गौरव, वैभव और महिमा से प्राप्त कोष इस दीन दशा में आकर सीमित हो गए? महावीर, विदा, विदा। सर महानुभाव, मैं नहीं जानता आप क्या करना चाहते हैं। कौन है वो जिसका लहू बहाना विशेष है?
कौन है जो आपके आघात के उपयुक्त है? यदि वो मैं हूं तो सीजर की मृत्यु के समय से उपयुक्त समय नहीं हो सकता। ना ही आपके इन खंजरों से बढ़कर कोई अन्य हत्या, क्योंकि सारे संसार के सर्वश्रेष्ठ रक्त ने इन्हें अमरता का वैभव दे दिया। यदि आपको मुझसे कुछ शत्रुता है तो मैं विनती करता हूं आपसे कि आप मेरी हत्या करके अपने आप को प्रसन्न करें। चाहे 1000 वर्ष ही मुझे क्यों ना जीवित रहना पड़े, किंतु मृत्यु के लिए संभव है ऐसा उपयुक्त अवसर मुझे फिर नहीं मिलेगा। मृत्यु का कोई मार्ग, कोई स्थान मुझे इतनी तृप्ति नहीं देगा जितना सीजर का सानिध्य। मेरे युग के निर्माताओं, प्रभुओं, आओ और मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। ओ एंटनी, तुम हमसे मृत्यु की प्रार्थना मत कर। हम अपने इस कार्य से, अपने हाथों से अवश्य ही खूनी और हत्यारे दिखाई देते हैं, लेकिन तुम सिर्फ हमारे हाथों को देख रहे हो। लहू बहाने वाले इन हाथों को नहीं, हमारे हृदय को देखो। उसे क्यों नहीं देखते? देखो कि उसमें कितनी करुणा भरी है। देखो कि रोम के प्रति हुए अत्याचार से हमें कितना कष्ट हुआ था। इस प्रकार अग्नि अग्नि को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार रोम के प्रति हमारी दया ने सीजर के प्रति हमारी दया को नष्ट कर दिया था। लेकिन एंटनी, तुम्हारे लिए हमारे खंजर पड़ गए। अब हमारी भुजाओं में वो साहस नहीं जो तुम पर वार कर सके। हमारे हृदय मित्रता के भावों से भरे हुए। आओ एंटनी, हमारे स्नेह और सम्मान को स्वीकार करो। तुम्हें कोई भी नया गौरव प्रदान करते समय तुम्हारा सम्मान किसी भी योग्य व्यक्ति की भांति समर्थ। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं जो सीजर को इतना चाहता था, खुद मैं उसके विरुद्ध क्यों खड़ा हूं। मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर तनिक भी शंका नहीं है ब्रूटस। आओ, तुम में से हर एक अपने खून से भीगा हुआ हाथ मुझसे मिलाए। ब्रूटस, सबसे पहले तुम मुझे अपना हाथ दो। सर महानुभाव, मैं क्या कहूं? मेरा यश तो किसी फिसलनी धरती पर खड़ा। या तो तुम मुझे कायर समझ रहे होगे या चापलूस। ये सत्य है सीजर कि मैं तुझसे प्रेम करता था। यदि आज तेरी आत्मा देख रही होगी तो क्या मृत्यु से भी अधिक यातना उसे ये देखकर नहीं होगी कि तेरा एंटनी तेरे शत्रुओं के रक्त रंजित हाथों के साथ हाथ मिलाकर मित्रता कर रहा है, और वो भी है परमवीर तेरे शव के सामने। यदि मेरी उतनी ही आंखें होती जितने तेरे शरीर पर घाव दिख रहे हैं, तो उनमें से उतने ही आंसू बहते जितने तेरे घावों से लहू टपकते। यदि ये हो जाता तो तेरे शत्रुओं से मित्रता करने की अपेक्षा तो कहीं अच्छा। ओ संसार, कल तक तुम उसके लिए जंगल के समान थे। तुम में ही वो स्वतंत्र घुमा करता था, तब वो तुम्हारे जीवन का स्रोत। किंतु आज वही सीजर एक मृग की भांति इस धरती पर पड़ा। मार्क एंटनी, क्षमा करना केशस, सीजर के शत्रु भी ऐसा ही कहे, और एक मित्र के द्वारा कहे गए ये शब्द प्रेम की प्रशंसा के शब्द। मैं तुम्हें सीजर की प्रशंसा करने पर नहीं रोक रहा एंटनी। तुम
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा अब हमसे क्या काम। हम तुम्हें अपने मित्रों में एक समझे या अपने मार्ग पर चले और तुम पर निर्भर ही ना रहे। मित्र बनने के लिए ही मैंने तुम सबसे हाथ मिलाया था। ये सत्य है, क्षण भर के लिए सीजर की ओर देखकर मैं अपने पद से विचलित हो गया। मित्रों, मैं तुम सबके साथ हूं, तुम सबसे प्रेम करता हूं, किंतु इस आशा पर कि तुम मुझे बताओगे कि सीजर क्यों और किस तरह इतना खतरनाक था। अन्यथा तुम इस कार्य को दुष्टता ही समझ गए एंटनी। हमारे कारण इतने ठोस है एंटनी कि यदि तुम सीजर के पुत्र भी होते तो भी उनसे संतुष्ट हो जाते। बस मैं यही चाहता हूं। अब मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप मुझे सीजर के शव उस नगर के चौक पर ले जाने दें, ताकि एक मित्र के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए मैं लोगों से इसकी दाह क्रिया के संबंध में बातचीत कर सकूं। तुम इसका शव ले जा सकते हो एंटनी। तो उसका शव क्रिया लोगों के सामने मत करने देना, इससे लोगों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। कैशियस, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं पहले ही मंच पर जाकर प्रजा को बता दूंगा कि किन कारणों की वजह से सीजर मारा गया है। मैं पहले ही लोगों को बता दूंगा कि जो कुछ भी एंटनी कहेगा वो हमारी ही आज्ञा से कह रहा है, और हम सब इस बात से स्वीकार करते हैं कि सीजर की दाह क्रिया पूर्ण संस्कारों के साथ संपन्न हो। और फिर ऐसा करने से हमें कोई हानि नहीं बल्कि लाभ ही होगा। लाभ होगा या हानि ये तो मैं नहीं जानता ब्रूटस, तू मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा। एंटनी, तुम इसका शव ले जा सकते हो, किंतु ध्यान रहे अपने दाह क्रिया संबंधी भाषण में तुम हमें किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराओगे। हाँ, सीजर की तुम चाहे जितनी भी प्रशंसा करना चाहो कर सकते। जैसे ही मेरा भाषण खत्म होगा तुम उसी मंच से अपनी बात कहोगे। मैं यही कहूंगा, मेरी और कोई अभिलाषा नहीं। तो ठीक है, ले जाओ इसके शव को। लहू से भीगी हुई धरती, मुझे क्षमा कर कि मैं इन लोगों से इतनी धैर्य और नम्रता से पेश आ रहा। तू निश्चय ही संसार के किसी भी स्वर्ण युग में उत्पन्न होने वाले एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का खंडर मात्र। धिक्कार है उन हाथों पर जिसने ये बहुमूल्य रक्त पृथ्वी पर गिराया। ये तेरे घाव मुझे बोल उठने को उकसा रहे हैं। लाल लाल होठों वाले इन घावों के सामने आज मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इन लोगों पर एक भयानक अभिशाप उतरेगा। समस्त इटली में भीषण गृह युद्ध की आग चलेगी और सारा देश विप्लव से कांपेगा। हत्या, विध्वंस और रक्तपात इतना अधिक उठेगा कि माताएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को कट कट कर गिरता देखकर मुस्कुराएंगी, क्योंकि उनकी कोमलता जड़ हो चुकी। रोम के निवासियों, मेरे मित्रों, देशवासियों, मेरे कारणों को जानने के लिए मुझे सुनो। मेरे आत्मसम्मान का आदर करो ताकि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो सके। अपनी तर्क बुद्धि से मेरा निर्णय करो। अपनी भावनाओं को जागृत करो ताकि तुम उचित रूप से न्याय कर सको।
यदि इस सभा में सीजर का कोई प्रिय मित्र है तो मैं उसे कहता हूं, सीजर के प्रति मेरा प्रेम उससे किसी भी प्रकार से कम नहीं था। यदि वो मित्र यह जानना चाहे कि मैं जो सीजर को इतना चाहता था, खुद मैंने उसे मारने का ऐसा घिनौना कार्य क्यों किया, तो सुनो, मेरा यही उत्तर है। ऐसा नहीं है कि मैं सीजर से कम प्रेम करता, बल्कि वास्तव में मैं रोम से, आप सब लोगों से कहीं अधिक प्रेम करता हूं। क्या चाहते हैं आप लोग? किसे अच्छा समझते हैं कि सीजर जीवित रहता और आप सब लोग गुलामों की भांति मरते, या ये कि सीजर मर गया ताकि आप सब लोग आजादी से जी सके? मैं इसके लिए रोता हूं क्योंकि सीजर मुझसे प्रेम करता था, आनंदित होता हूं क्योंकि यह सौभाग्यशाली था, मैं इसका सम्मान करता हूं क्योंकि एक महान पराक्रमी योद्धा था, किंतु मैंने इसे मार डाला क्योंकि यह महत्वाकांक्षी था। इसके प्रेम के लिए आंसू बहुत, सौभाग्य के लिए हर्ष बिखरता है, वीरता के लिए सम्मान से सर झुकता है, किंतु महत्वाकांक्षा के लिए मृत्यु है। और मैं जानना चाहता हूं, कौन है यह ऐसा कायर जो अपनी इच्छा से गुलाम होना पसंद करता? यदि कोई है तो बोले, मैंने उसे अवश्य ही दुख पहुंचाया। कौन है ऐसा असंस्कृत जो रोम का निवासी होना पसंद नहीं करता? यदि कोई है तो बोले, मैंने उसे अवश्य ही दुख पहुंचाया। कौन है ऐसा कुटिल और नीच जो अपने देश को नहीं चाहता, अपने देश से प्रेम नहीं करता? यदि कोई है तो बोले, मैंने उसे अवश्य ही दुख पहुंचाया। बोलो, मुझे उत्तर दो। नहीं ब्रूटस, ऐसा कोई नहीं है। तब तो मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया। मैंने सीजर के साथ उससे अधिक कुछ नहीं किया जो आप सब लोग ब्रूटस के साथ करते। सीजर के गौरव को किसी भी प्रकार से कम नहीं किया जाएगा। इसकी मृत्यु की घटना को राजधानी के कागजों में लिखा जाएगा। इसकी जितनी भी योग्यताएं थी वो सभी लिखी जाएंगी, और इसके अपराध भी जिनकी वजह से इसे मृत्यु प्राप्त हुई। अंत में मुझे बस इतना ही कहना है कि जिस प्रकार मैंने रोम की भलाई के लिए अपने सबसे प्रिय मित्र को मारा है, उसी प्रकार जब भी कभी देश को मेरी मृत्यु की आवश्यकता होगी तो वही खंजर मैं अपने लिए भी सुरक्षित रखूंगा। महान ब्रूटस! मेरे देश बंधुओं, सीजर के शव का सम्मान करो। अब एंटनी के मुख से इसके गौरव का वर्णन सुनो। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जब तक एंटनी की बात खत्म ना हो, आप में से एक भी व्यक्ति यहां से ना जाए। रोम के निवासियों, मेरे मित्रों, मेरे देश बंधु, सुनो, मेरी बात को सुनो। मैं यहां सीजर का दाह संस्कार करने आया हूं, ना कि उसकी प्रशंसा करने। मनुष्य की मृत्यु के उपरांत उसके गुण तो प्राय उसकी दाह के साथ ही समाप्त हो जाते, किंतु उसके अवगुण कई दिनों तक जीवित रहते। सीजर के गुणों को इस गति को प्राप्त होने, वीर
ब्रूटस ने आपसे कहा है कि सीजर महत्वाकांक्षी था। यदि ऐसा ही था तो वो घोर अपराध था और भीषण रूप से सीजर ने इसका मोल भी चुकाया। यहां ब्रूटस और अन्यों की आज्ञा से, क्योंकि ब्रूटस एक परम सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति है और वो सब आदरणीय व्यक्ति है, मैं आपको सीजर की धाकया के संबंध में कुछ बताऊंगा। यह मेरा मित्र था, यह मेरे लिए न्यायशील था, कृतज्ञ था, किंतु ब्रूटस कहता है कि यह महत्वाकांक्षी था। और ब्रूटस एक परम सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति, कई देशों से शत्रुओं को बंदी बनाकर सीजर रोम लाया था और उनके द्वारा चुकाए गए मूल्यों से रोम के सार्वजनिक कोषों को समृद्ध किया था। क्या यही सीजर की महत्वाकांक्षा प्रतीत होती है? कौन नहीं जानता कि दीन दुखियों की एक करुण पुकार पर सीजर रो उठता था। महत्वाकांक्षा तो कठोरता और निर्दयता को जन्म देती, किंतु ब्रूटस कहता है कि यह महत्वाकांक्षी, और ब्रूटस एक परम सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति। आप सब ने देखा था लुप्रिगल के अवसर पर 3 बार मैंने उसे दाज दिया था और तीनों बार उसने उसे लेने से इनकार कर दिया। क्या यह भी सीजर की महत्वाकांक्षा थी? किंतु फिर भी ब्रूटस कहता है कि यह महत्वाकांक्षी था और निश्चय ही ब्रूटस एक परम सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति। मैं यहां ब्रूटस के वक्तव्य को असत्य सिद्ध करने नहीं आया। मैं तो जो जानता हूं आपसे कह रहा हूं। कल तक आप सब सीजर से प्रेम करते थे, क्या वो कारण था? तो कौन सा है वो कारण जो आज आप सबको सीजर की मृत्यु पर शोक प्रकट करने से रोक रहा? ओ न्याय शक्ति तो किन हिंसक पशुओं में पहुंच गई। लोगों ने अपना तर्क खो दिया। मेरी वेदना के लिए क्षमा। मेरा हृदय इस समय इस कफन में सीजर के शव के पास पहुंच गया और मैं तब तक कुछ और नहीं बोलूंगा जब तक ये मेरे पास वापस नहीं और मैं फिर से धैर्य धारण नहीं कर। सुनो, मुझे लगता है इसकी बातों में तथ्य है। हाँ। भाई, अगर ठीक प्रकार से सोचा जाए, विचार करा जाए, तो लगता है सीजर के साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ है। बहुत बुरा हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो इसका अर्थ है उसकी जगह कोई और बड़ा अत्याचारी आएगा। इसकी बातों पर ध्यान दिया? सीजर ताज नहीं लेना चाहता था। इसका तो ये अर्थ है कि सीजर महत्वाकांक्षी नहीं था। नहीं था। अगर ये सत्य है तो किसी को इसका महंगा मूल्य चुकाना पड़ेगा। चुकाना होगा। इस बेचारे को कैसे रो रो कर इस बेचारे की आंख अंगारों से लाल हो रही है। एंटोनी से बढ़कर महान रोम में कोई नहीं है। कोई नहीं। सुनो, वो फिर बोलना चाहता है। कल तक सीजर के मुख से निकला हुआ हर शब्द संसार को चुनौती देता, किंतु आज वो इस तरह नीचे पड़ा। आज ये इतना दीन हो गया है कि तुम में से कोई भी इसका सम्मान तक नहीं कर। यदि मैं तुम्हारे हृदय और विवेक को दुख और क्रोध से शांत करने की इच्छा करूंगा, वो ब्रूटस के साथ अच्छा नहीं होगा, कैशियस के साथ बुराई करने के समान होगा। तुम जानते हो वो परम सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति। मैं इन आदरणीय व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इन परम सम्मानित व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ भी कहने के स्थान पर मैं यही पसंद करूंगा कि इस मृत शरीर के प्रति अन्याय करूं, अपने प्रति अन्याय करूं, आप सब लोगों के प्रति अन्याय करूं। किंतु ये देखो, सीजर का एक मुद्रांकित पत्र जो कि मेरा इसमें उसकी वसीयत। वो प्रजाजनों, मुझे क्षमा करना, मैं इसे पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे इसे पढ़ते ही आप सब सीजर के शव के पास जाकर उसे आदर से चूमने लगेंगे, उसके पवित्र रक्त से अपने रुमालों को भिगो लेंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि उसकी स्मृति जीवित रखने के लिए आपको उसके सिर का एक बाल ही मिल जाए।
आप प्रार्थना करेंगे कि मरते समय अपनी वसीयत में यही लिख जाए कि वो बाल आपकी संतान को एक पैतृक संपत्ति के रूप में मिले। वसीयत पढ़ो मार्क एंटोनी, हम इस वसीयत को सुनना चाहते हैं मार्क एंटोनी। शांति से मेरी बात, मुझे इसे पढ़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम अपने प्रति सीजर के प्रेम को जानो। तुम पत्थर नहीं हो, अचेतन काठ नहीं हो, तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होने के नाते सीजर की वसीयत सुनने पर तुम भड़क उठोगे। ये तुम्हें क्रोध से पागल बना देगी। अच्छा यही होगा कि तुम जानो ही नहीं कि तुम इस सीजर के उत्तराधिकारी जान रहे हो, पता नहीं क्या परिणाम मिले। वसीयत पढ़ो मार्क एंटोनी, हम इस वसीयत को सुनना चाहते हैं। तुम्हें हमें सीजर की अंतिम इच्छा बतानी होगी मार्क एंटोनी। शांति से मेरी बात, तुम्हें बताते बताते मैं बहुत आगे बढ़ गया। मुझे डर लग रहा है कि मैं इन परम सम्मानित और आदरणीय व्यक्तियों के साथ अन्याय कर रहा हूं। मैं उन लोगों के विरुद्ध बोल रहा हूं जिनके चुरों ने सीजर के शरीर को इस तरह से गोद दिया। मुझे डर लग रहा। वे देशद्रोही हैं, सम्मानित और आदरणीय पुरुष नहीं हैं। वसीयत पढ़ो। वसीयत पढ़ो मार्क एंटोनी। शांत मुझे विवश करते हो वसीयत पढ़ने में। तो देखो, ये है वो वसीयत, सीजर की मुद्रा से अंकित है। ये वो रोम के प्रत्येक नागरिक को देता है 75 मुद्राएं, 75 आगे सुनो। इसके अतिरिक्त अपने उद्यान, अपने कुंज, अपने फलों से लदे नए उपवन जो कि उस टाइबर नदी की ओर हैं, वो सब उसने आपको अपनी संतान को दिए हैं, सदा के लिए दिए हैं, सार्वजनिक आनंद के लिए दिए हैं, ताकि आप सब उसमें विहार कर सको, मंगल और आनंद बना सको। ये था एक सीजर